दर्शकों, आज जहां टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को बेहद आसान बना रही है, वहीं हेल्थ केयर के क्षेत्र में बड़े बदलाव भी लेकर आ रही है। जी हाँ दर्शकों, जब बायोलॉजी, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी साथ आती हैं तो नई नई संभावनाएं हमारे सामने आती हैं। बिल्कुल, डीप मेड टेक यानी कि बायोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। और आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़ रहे हैं प्रोफेसर अशोक कुमार जी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग, IIT कानपुर से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी मॉर्निंग शो में। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, स्वागत है आपका। और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि डीप मेड टेक आखिर क्या है और ये पारंपरिक इलाज से किस तरीके से बिल्कुल अलग है। डीप मेड जैसा आपने बताया कि ये जी। मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है कि ये एक एडवांस्ड मेडिकल टेक्नोलॉजी का एक क्षेत्र है जिसमें बायो इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, रिजनरेटिव मेडिसिन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स को इस्तेमाल करके अगर हम बीमारी की जान करते हैं और उनकी पहचान करके और उसको इलाज करते हैं तो इस एरिया में काफ़ी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जी इसका मेजरली यही महत्व है कि हम सिर्फ जो सिम्टम्स होते हैं बीमारी के उन पे ना खाली देखे है कि हम बीमारी के जड़ तक चले जाए और उनको इस तरीके से स्टडी करें। तो जैसे आपने बताया है कि ये एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है कि ये बायोलॉजी, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंसेज का एक कन्वर्जेंस है। जी तो अगर हम देखते हैं कि पारंपरिक जो आज कन्वेंशनल तरीके से जो टेक्निक्स आते हैं हेल्थ केयर में तो वो ज़्यादातर देखा जाता है कि उनको सिम्टम्स पे ध्यान दिया जाता है कि सिम्टम्स को कंट्रोल करके बीमारी को रोकने की कोशिश की जाती है जबकि मेडिकल टेक्नोलॉजीज उससे आगे बढ़ रहा है। जी वो भी जो सिस्टमिक हम यूज़ करते हैं कि उनके आगे जाके हम ये कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम बीमारी को पहले ही जान सके ताकि हम उसको टाइम पे इलाज करें। जी एक पहलू उसका ये है। दूसरा ये भी है कि ये इसको कैसे हम पर्सनलाइज्ड बनाएं जिसका मतलब ये है कि वन साइज डज नॉट फिट टू ऑल कॉन्सेप्ट से है कि हम पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, प्रिसिशन मेडिसिन को कैसे आगे करें। सो तीसरी बात इसमें यह भी है कि जब हम कन्वेंशनल अप्रोच से ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें सिम्टम्स तो रुक जाते हैं और बीमारी भी हमें पता चलता है कि काफ़ी हद तक एक बीमारी को कंट्रोल हो रहा है। बट कुछ ऐसी चीज़ें फिर रहती है कि जिनको पूरी तरीके से इलाज नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल। जैसे टिश्यूज़ खराब हो जाती है कि वो टिश्यूज़ को जब अगर ऐसा करके खराब हो गए तो उनको किस तरीके से हम रिपेयर करें। तो उसमें रिजनरेटिव मेडिसिन एक एस्पेक्ट है कि जो काफ़ी आगे बढ़ रहा और हेल्थ केयर को काफ़ी आगे बढ़ा रहा है कि वो एक पहलू है इसका जो हम इस वक्त डीप मेडटेक के ज़रिए इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रोफेसर अशोक जी, हम क्या ये कह सकते हैं कि हम सिर्फ आज एक बीमारी का इलाज नहीं बल्कि पूरी बॉडी को रीजनरेट करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? हेल्थ केयर कुछ ऐसे ही सोच से चल रहा है कि बट उसका मतलब ये भी नहीं है कि जो कन्वेंशनल अभी अप्रोचेस है कि जो हम ट्रीटमेंट के अप्रोचेस करते हैं कि इस वक्त तो उनको नहीं रिप्लेस करने की बात है कि वो बात नहीं है। बात ये है कि हम जो नए इसमें ला रहे हैं कि डेवलपमेंट्स, उन डेवलपमेंट्स को इसके साथ कैसे हम जोड़ सके कि इनको भी एक सटीक टाइप का हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजीज एग्जिस्टिंग है तो उस डायरेक्शन में है। अगर आप देखेंगे कि पूरी बॉडी की रिजनरेशन या सेल्फ हीलिंग की जो बात होती है कि रिजनरेटिव मेडिसिन भारतवर्ष के लिए कि कोई नई बात नहीं है। करीब 2600 साल पहले सुश्रुत की बात अगर हम करते हैं कि उन्होंने पहले यहाँ पर हिंदुस्तान में ही इस चीज़ को ज्ञान दिया था कि हम कैसे अपने टिश्यूज़ को रिजनरेट कर सकते हैं। कि जिन्होंने पहले जो सर्जरी की थी कि उसमें उन्होंने
नाक को अगर अगर किसी को जरूरत पड़ती है कि तो उसको हम कैसे फिर स्किन दूसरी जगह से लेके कि उसको रिपेयर कर सकते हैं कि इस दिशा में कि जो अब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज और भी आ गए हैं कि जिसमें बायोमेटेरियल्स की बात आती है कि टिश्यू इंजीनियरिंग की बात आती है जी कि बायो इंजीनियरिंग की बात आती है, उनको मिला के कि हम इन टेक्निक्स को हम आगे कैसे कर सकते हैं कि अभी ये पूरा रिप्लेसमेंट नहीं है कन्वेंशनल अप्रोचेस का एक्टिव, बट हम ये कह सकते हैं कन्वेंशनल अप्रोचेस को इससे काफी मदद मिल सकता है कि और मिलके दोनों टेक्नोलॉजीज हमारे हेल्थ केयर को काफी आगे ले सकते हैं। ओके। बिल्कुल प्रोफेसर अशोक जी, यहाँ पे नई तकनीकों की बात हो रही है, तो अगर हम प्रकृति से मिली प्रेरणा को लेकर बात करें, जैसे छिपकलियों की पूंछ जो है वो कट जाती है और फिर वापस आ जाती है, क्या ऐसा ही इंसानों में भी संभव हो पाएगा? कुछ नेचर ने ऐसे बनाया है कि जी। कुछ ऐसे जीव बनाए हैं कि जिनके अपनी एक सेल्फ रिजनरेशन कैपेसिटी है कि उनमें से एक छिपकली जो अपनी पूंछ को खुद फिर से उगा सकती है कि अगर जी। वो कट जाती है कि इसी तरीके से स्टार फिश है कि वो पूरे ऑर्गन को बना सकती है कि जो इंसान है कि उसमें पूरा ऑर्गन बनने की ऐसी क्षमता नहीं है, बट जो अब साइंस देख रहा है कि इसको टेक्नोलॉजीज देख रहा है कि उस कोशिश में पूरा लगा है। हो सकता है एक टाइम में कि जो इस वक्त एक फिक्शन लगता है लेकिन एक पॉसिबिलिटी बन सकती है आगे है कि ओके। तब भी हमारे कुछ अंग जो हमारे शरीर में है कि जी। जैसे लिवर की बात अगर हम करते हैं कि हम्म। लिवर की अपनी इंट्रिंसिक कैपेसिटी है कि जी। वो रिजनरेट कर सकता है कि राइट। हमने ग्रीक मिथ को सुना होगा जहां पर एक प्रोमेथियस को एक पनिशमेंट दिया जाता है कि और उनको ईगल से रोज एक बाइट करवाते हैं कि लिवर की, लेकिन दूसरे दिन फिर से वो लिवर वापस रिजनरेट हो जाता है कि जी। तो वो एक इनहेरेंट कैपेसिटी है कि जिससे हम इसको देख सकते हैं कि ये पूरा वापस आ सकता है कि ओके। पूरा ऑर्गन बनने का अभी उस दिशा में काम चल रहा है, ओके। लेकिन अभी पूरा है कि वो संभव नहीं है कि रिजनरेटिव मेडिसिन ने काफी कुछ हमें आज तक एक दिखाया है कि जैसे आज आप देखेंगे कि अगर किसी को स्किन बर्न हो जाता है कि हम्म। तो हमें नहीं जरूरत पड़ती है कि हम दूसरी जगह से स्किन को उठा के वहां रिप्लेस कर सकते हैं कि हमारे ओके। पास आज सिंथेटिक ग्राफ्ट्स अवेलेबल है कि ये हमारे भारतवर्ष में भी हो रहा है कि इस तरीके का है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, अगर बोन की बात करेंगे कि जो हड्डियों की बात अगर आप जी। करते जी। हैं, जहां पर हम लिम लगाने की जरूरत पड़ती थी अगर हाँ किसी जी। चीज में डैमेज हो जाता था, हाँ जी। हाँ लेकिन जी। आज हम लार्ज पीस ऑफ बोन को भी बना सकते हैं कि इसी तरीके से लिवर को भी हम आज उस हद तक बना सकते हैं कि हमें एक समय ऐसा होगा है कि लिवर ट्रांसप्लांट के लिए कि शायद हो सकता हमें किसी इंसान की जरूरत ना पड़े, हम लिवर ओके। ट्रांसप्लांट के लिए टिश्यू अवेलेबल करें। ओके। नर्व के बारे में अगर आपने सुना होगा कि नर्व रिजनरेशन भी एक जी। ऐसा जी। माध्यम है कि जहां पर हम इसको काफी हद तक आगे ले सकते हैं। बिल्कुल। तो सर, ये जो स्टेम सेल्स होते हैं, ये जो रीजनरेटिव मेडिसिन होती हैं, ये किस तरह से जो आज का ट्रीटमेंट है उसे बदलने की क्षमता रखते हैं? ये स्टेम सेल्स तो ऑलरेडी हेल्थ केयर में है, काफी हम्म। टाइम से है स्टेम सेल्स एक्टी इसका उपयोग होता है एक्टी स्टेम सेल्स का यही काम है एक्टी कि वो किसी भी टिश्यू में डिफरेंशिएट हो जाता है एक्टी अगर मुझे स्टेम सेल है एक्टी और कोई प्रॉब्लम नर्व में है एक्टी ब्लड में है एक्टी या लिवर में है एक्टी मैं उस स्टेम सेल को एक्टी उसमें डिफरेंशिएट कर सकता हूँ एक्टी। तो ये काफी टाइम से एक्टी इसका उपयोग हो रहा है एक्टी, लेकिन जब हम इसको रिजनरेटिव मेडिसिन से टिश्यू इंजीनियरिंग के साथ कंबाइन कर सकते हैं कि तो इसका फायदा और भी बढ़ रहा है कि इससे हमारा ये एडवांटेज रहता है कि हम पूरी की पूरी टिश्यू को हम बदल सकते हैं कि उसको इस सेल्स को यूज करके। अब हम आजकल स्टेम सेल से भी कुछ आगे चले हैं, ये जी। पूरे ग्लोबल ट्रेंड है। अब एक्टिव स्टेम सेल्स के भी कुछ लिमिटेशंस थी एक्टिव उन लिमिटेशंस को नजर में रख के कि अब उन लिमिटेशंस को हम कैसे कंट्रोल करें कि स्टेम सेल्स का हम वेसिकल्स इस्तेमाल करते हैं ओके। जो वही प्रॉपर्टी देता है कि जो स्टेम सेल की प्रॉपर्टी होती है कि बट वो जो उनके कंसर्न्स थे स्टेम सेल्स के कुछ कंसर्न्स थे इस्तेमाल करने के लिए कि वो उनसे हट जाते हैं कि तो उनको एक्सोसोम्स कहते हैं और उन एक्सोसोम्स को अगर हम मटेरियल के साथ यूज करें कि तो वो कई ऑर्गन्स कई टिश्यूज
को रिपेयर करने में कि काफी कुछ मदद कर सकते हैं। कई एग्जांपल्स है इस दिशा में कि जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की बात करते हैं, जी। तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस में क्या अगर इस तरीके के हम मटेरियल और एक्सोसोम्स को मिला के कि जिस तरीके से अगर टिश्यू फाइब्रोसिस हो जाता है जी। उसको हम वापस ला सकते हैं कि जो ओके। कन्वेंशनल अप्रोच से नहीं पॉसिबल हो सकता है। ओके। बिल्कुल। तो प्रोफेसर अशोक जी, हम यहाँ पे भी जानना चाहेंगे कि भारत में बढ़ती गंभीर बीमारियों के बीच में डीप मेड टेक किस तरीके से एक बड़ी उम्मीद बनकर उभर रहा है। देखिए इससे पहले कि मैं डीप मेड की बात करूं है जी कि भारत ने अपनी जगह अगर आप देखेंगे फार्मा में, जी जेनरिक फार्मा में है कि एक लीडरशिप ऑलरेडी ली है जी हमने पूरे ग्लोब को है कि जैसे कोविड की प्रॉब्लम हो गई जी। थी है कि उस वक्त हमारी फार्मा कंपनीज ने है कि मदद की, पूरे पूरे वर्ल्ड को मदद किया है जी। कि तो वो एक किस्म का आप कह सकते हैं कि एक जेनरिक अप्रोच करके कि जो फार्मा ड्रग्स है उनको सप्लाई किया है। बट मैं भारत की जो दिशा है उसका पूरा ये है कि हम इसमें इनोवेटिव रोल दिखाए हैं कि इस चीज को है कि हम री इंजीनियर ना करें है कि बल्कि हम ये इनोवेशंस अपने कंट्री में है कि खुद बने और हम इसमें लीडरशिप रोल दिखाए है कि तो इसका मेजर चीज ये है कि हमारे जो क्रॉनिक डिजीज कंडीशंस है कि वो बहुत बढ़ रही है कि जी। भारत में कि जो लाइफस्टाइल है कि और भी कई कंसर्न्स है कि जिसकी वजह से है कि ये डिजीजेस ग्लोबली ये डिजीजेस काफी ज्यादा है, बट भारतवर्ष में और भी है क्योंकि पॉपुलेशन की वजह से है कि ये नंबर काफी बढ़ रहा बढ़ है रहे कि हैं। उसमें हमने ऑलरेडी देखा है कि जैसे डायबिटीज हो गया है या जी। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, उसमें ऑलरेडी डिजिटल डिवाइसेस आजकल पूरा आपका मॉनिटर कर सकती है कि जो भी कंडीशन है हेल्थ की वो आपको मॉनिटर करके है कि सटीक आपका इलाज भी दे सकती है कि इसी तरीके से है कि कुछ डिजीजेस ऐसे है कि जहां पर आप हड्डियों का जो प्रॉब्लम्स रहती है कि जो काफी क्रॉनिक टाइप की रहती है कि वो लॉन्ग टर्म तक रहती है कि उनको कैसे है कि हम इस तरीके से इन टेक्नोलॉजीज को यूज करके दे सकते हैं कि तो मुझे पूरा विश्वास है कि भारत इस डायरेक्शन में मेडटेक के डायरेक्शन में डीप मेडटेक के डायरेक्शन में कि एक लीडरशिप का रोल रहेगा कि उसके लिए सिर्फ रिसर्च ही एक जरूरत की बात नहीं है, बट उसके लिए एक पॉलिसी की बात बहुत जरूरी है कि बिल्कुल। जो हमारा गवर्नमेंट इस वक्त तक कि इस चीज पे ध्यान दे रहा है कि बिल्कुल। वो काफी हद तक है कि हमारा सब लोगों को जो इस एरिया में है बिल्कुल। उन लोगों को एक उस डायरेक्शन में लेने की सर, कोशिश करके है। इसी बीच एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि जो डीप मेडटेक सॉल्यूशन है, क्या ये आम नागरिक के लिए अफोर्डेबल और एक्सेसिबल है? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है कि ये सभी के कंसर्न हो सकता है कि जी। कोई भी टेक्नोलॉजी इस तरीके की जो बनती है, जो स्टेट ऑफ आर्ट कह सकते हैं उसको है कि वो शुरुआत में उसकी लिमिटेशंस होती है, कॉस्ट की लिमिटेशन होती है कि मगर जो ही ये टेक्नोलॉजी है कि एस्टेब्लिश हो जाएगी, इंडस्ट्रीज पार्टनर कर सकते हैं कि लार्ज स्केल पे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं कि इसका कॉस्ट कम हो सकता है कि और ये एक्सेसिबिलिटीज भी इसकी बढ़ जाती है कि जी। बस उसके कुछ और भी जरूरतें हैं जो हम समझते हैं कि इस वक्त वो ये है कि इंडस्ट्री कितना पार्टनरशिप कर सकती है कि एकेडमिया से है कि ये जितनी भी टेक्नोलॉजीज है कि ये मेजरली एकेडमिया से आएंगे। मैं भारतवर्ष की बात करता हूँ कि बाकी मुल्कों में ओके। है कि इंडस्ट्रीज भी R&D में काफी कुछ लगाती है कि बट अगर हम भारत की बात करते हैं कि मोस्टली इस किस्म का जो डीप रिसर्च है कि वो आपके एकेडमिया से आता है कि बट जी। एकेडमिया से है कि पार्टनरशिप इंडस्ट्रीज कितना कर सकते हैं कि वो एक बहुत जरूरी चीज है जिसकी वजह से है कि हम इसका कॉस्ट, इसका कीमत कम कर सकते हैं कि बट एक्सेसिबिलिटी बढ़ा सकते हैं कि ओके। तो पूरी उम्मीद है कि ये ऐसी टेक्नोलॉजीज बने जो सबको एक्सेसिबल हो सके। बिल्कुल। बिल्कुल सर। तो इसके साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि अगर हम बायो इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी और एआई की बात करें तो इसके मेल से जो हेल्थ केयर है वो किस दिशा में जा रहा है? तो ये तीनों एरिया है कि इन्हीं के ऊपर अभी तक हम बात कर रहे थे कि जी तीनों एरिया अगर आप देखेंगे कि ये अभी एकेडमिया में कि बहुत इंपॉर्टेंट बन गए हैं कि और एकेडमिया में कि एजुकेशन के साथ साथ रिसर्च डेवलपमेंट है और इनोवेशन और स्टार्टअप जी अगर आप देखेंगे कि इनमें ये सारे एरियाज है कि आगे बायो इंजीनियरिंग सिंपल एक है कि जब हम कोई भी चीज है कि बायोलॉजी का है कि इंजीनियर कर सकते हैं हेल्थ केयर के लिए है कि उसी तरीके से नैनो टेक्नोलॉजी का है कि मेन
रोल ये रहता है कि हम कैसे कि टारगेटेड डिलीवरी दवाइयों की कर सकते हैं कि ताकि जो ऑफ इफेक्ट्स होते हैं कि जो बाकी साइड इफेक्ट्स होते हैं दवाई का कि वो ना हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि इन सबको इंटीग्रेट करके कि हमें ये ज्ञान दे सकता है कि हम किस जगह में कौन सी टेक्नोलॉजी अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सर, जो लैब में टेक्नोलॉजीज़ विकसित की जाती हैं, अगर हम उन्हें ग्राउंड लेवल पर लागू करने की बात करें तो किस तरह के चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं? किसी भी चीज के लिए कि इस तरीके की चैलेंजेस होती है कि और ये जब हम डीप मेडटेक की बात करते हैं कि जी। इसमें चैलेंजेस और भी है। लैब में कोई भी सक्सेसफुल होना जरूरी नहीं है कि वो हम फिर फाइनली फील्ड में भी इनको सक्सेस होता है कि करेक्ट। और ये एक लॉन्ग पाथ है। हम्म। जब हम लैब से है कि इसको रियल वर्ल्ड में यूज करने की जरूरत पड़ती है कि उसमें कुछ चीजें फिर से मैं यही दोहराऊंगा कि उसमें कुछ चीजों की जो सपोर्ट की जरूरत है कि और गवर्नमेंट उस चीज में कि बिल्कुल पूरी तरीके से लगी है कि हम कैसे इनमें पार्टनरशिप कर सकते हैं कि इंडस्ट्री से और क्लिनिशियन से कि जी। देखिए कोई भी हेल्थ टेक का कोई भी प्रोडक्ट अगर हम एकेडेमिया से कि लैब स्केल में बनाते हैं कि उसके कई चीजें हैं रेगुलेटरी से लेकर है कि आपके फिर क्लिनिकल ट्रायल से लेकर है कि फाइनली इंडस्ट्रीज को सामने आता है कि और इंडस्ट्री फिर उसको फाइनली जो अपस्केल करके मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं कि बिल्कुल। ये पार्टनर्स सारे इकट्ठे होने चाहिए कि और तभी हम इन टेक्नोलॉजीज को आगे ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। लंबा पाथ है मगर बिल्कुल पॉसिबल है। जी। बिल्कुल सही। यहाँ पे हम सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आईआईटी कानपुर और रीजेन मेडिका जैसे इनोवेशंस जो हैं वो भारत को ग्लोबल लीडर बनने में कैसे मदद कर रहे हैं? सो आईआईटी कानपुर और ऐसे आईआईटीज और बाकी इंस्टीट्यूशंस जो भारत में है कि वो इस डोमेन में मेडटेक के डोमेन में है कि काफी टाइम से काम कर रहे हैं कि जी। गवर्नमेंट पॉलिसीज भी काफी सपोर्ट कर रहे हैं कि और आईआईटी कानपुर ने काफी टाइम से है कि इस डोमेन में अभी इकोसिस्टम बनाया है कि ताकि इनोवेशन और ट्रांसलेशन रिसर्च को है कि काफी मदद मिल जाए है कि स्टार्टअप है कि जिसमें रीजन मेड का एक मेडटेक कंपनी है कि तो वो भी इसी डायरेक्शन में मेडटेक की डायरेक्शन में है कि वो आगे कई प्रोडक्ट्स और कई डेवलपमेंट्स उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं कि जो आगे लेने की कोशिश में रहे हैं। बिल्कुल। तो सर, ये क्रायो हेमोक्लॉट, ये जैसी जो लाइफ सेविंग इनोवेशंस होती हैं, ये इमरजेंसी हेल्थ केयर में कितना, मतलब इसको कितना बदल सकती हैं? सो हम सब जानते हैं कि अगर आप देखेंगे कि किसी को भी एक्सीडेंट रोड पे हो जाता है कि जी। सबसे पहला है कि जो घातक बन जाता है कि उसका ब्लड कितना लॉस हो जाता है। करेक्ट। इससे राइट। पहले है कि वो हॉस्पिटल पहुंच जाए कि सबसे पहली कोशिश ये रहती है कि हम उसका ब्लड ब्लड को लॉस। स्टॉप करें कि इसी तरीके से वार जोन एरिया में आप समझ सकते हैं कि किसी को ब्लड इंजरी आ जाती है कि तो उसको भी यही चीज जरूरत पड़ती है कि हम कैसे उसको है कि कंट्रोल कर सकते हैं कि ये जो क्रियो हेमोक्लॉट है कि रीजन मेडिका का प्रोडक्ट है ये कि ये इसी दिशा में काम करता है कि ये 90 सेकंड के अंदर अंदर में है कि ब्लड को एकदम रोक सकता है कि ताकि ब्लड लॉस ना हो जाए एक्टिव और लाइव्स को हम बचा सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कई जगह इमरजेंसी सिचुएशंस में है कि ये हॉस्पिटल्स में है कि सर्जरीज में है कि और वार जोन एरिया में ये काम आ सकती है। जी। बिल्कुल। तो बिल्कुल सवाल यहाँ पे एक और बनता है सर कि अगर लीवर रीजनरेशन की हम बात करें तो इसके लिए बायो नैनो स्प्रे जो तकनीक है, क्या ये ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट का विकल्प बन सकती है? देखिए हम जानते हैं कि आजकल जो मेजर कॉम्प्लिकेशंस लिवर्स जी। की होती है कि वो फैटी लिवर एक ऐसी डिजीज है कि जो हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में है कि ये डिजीज और भी ज्यादा गंभीर है। तो हर चौथे आदमी में एक बंदा है कि फैटी लिवर से जूझता है कि हमारा सीडेंटरी लाइफस्टाइल है कि हमारा डाइट है कि जो इसको काफी हद तक इस प्रॉब्लम को एग्रीवेट कर लेता है कि तो ये जो स्प्रे है कि ये स्प्रे एक पर्टिकुलर पॉलीमर का है कि और उसके साथ कुछ ऐसे बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स डाले हैं कि जो ऑटोलॉगस उसी पेशेंट से निकाल के है कि उनको इस्तेमाल करने में है कि ये लिवर फाइब्रोसिस या इवन लिवर सिरोसिस पे भी हम इस्तेमाल करके है कि और फैटी लिवर को वापस रिवर्स करता है कि अभी ये रिसर्च डोमेन में है कि और आगे जाके इसको क्लिनिकल ट्रायल में देख के आगे इसकी सक्सेस क्या हो जाती है कि ताकि ये जो बहुत ही एक क्रॉनिक प्रॉब्लम जो अभी आई है कि उसको किस तरीके से ये मदद कर सकता है कि उस जी। दिशा में कि हम इसको देख रहे हैं अभी।
तो सर यहीं हम आपसे डिटेल में ये जानना चाहेंगे कि इलेक्ट्रोजेल और नर्व रीजनरेशन जैसे जो सॉल्यूशन हैं ये पैरालिसिस जैसी बीमारी के समस्याओं का क्या समाधान दे सकते हैं? ये एक और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड समस्या है कि जो हम सब जानते हैं कि अभी जिसको भी पैरालिसिस एक्सीडेंटल सिचुएशन में हो जाता है जी। कि तो हम सबको ये मालूम होता है कि किसी को पैरालिसिस होता है कि वो ठीक नहीं हो सकता है कि ये एक आम दिमाग में है क्योंकि ये धारणा है सोचा जी। जाता है कि नर्व रीजनरेट नहीं हो जाती है कि बट इस चीज को भी अब नए टेक्निक्स के जरिए कि काफी हद तक इसको इम्प्रूव किया गया है और ऐसे कंडीशंस को भी ठीक किया जाता है। ये एक बहुत ही यूनिक तरीके का जेल है जो इलेक्ट्रो जेल है कि इसमें बिजली के कण है और इसमें बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स है और इसकी जो मटेरियल जो बना है उस मटेरियल का भी इस तरीके से विस्तार है कि ये नर्व को प्रमोट करे कि इस तरीके से बनाने के लिए अभी तक ऐसा कोई भी तरीके का सबस्टिट्यूट नहीं बना है कि जो ऐसे नर्व को मदद करे और ये भी टेक्नोलॉजी अभी क्लिनिकल ट्रायल में जा रही है क्योंकि इसका जो भी प्री क्लिनिकल सक्सेस के बेसिस पे ये अब रेगुलेटरी से अप्रूवल होकर ये क्लिनिकल ट्रायल में जा रहा है कि ताकि हम ये देखें जहां पर भी जो स्पाइनल कॉर्ड का डैमेज हो जिसकी वजह से पैरालिसिस हो तो उन पेशेंट्स को हम कैसे इसका मदद देके उनको ठीक कर सकते हैं। ये इस दिशा में काम कर रहा है। ओके। बिल्कुल, तो सर हम यहाँ पे जानना चाहेंगे, काफ़ी सारी बातें होगी, जानकारी होगी कि हम यहाँ पर डीप मेड टेक के इस्तेमाल के जो बढ़ता इस्तेमाल लगातार हो रहा है, इसके इस्तेमाल बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच पे अगर हम इथिकल और इसके सेफ्टी कंसर्न्स की बात करें तो वो क्या हो सकते हैं? कोई भी मेडिकल प्रोडक्ट जो भी है चाहे एक ड्रग मॉलिक्यूल नया बनता है कि या मेडिकल टेक्नोलॉजीज बन जाती है कि इनके सेफ्टी और रेगुलेटरी और इथिकल जो चीज़ें है कि वो काफ़ी तरीके से है कि हमें पूरी तरीके से जांच करके कि इनको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत होती है कि और कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज है कि जहाँ पर पेशेंट डेटा की इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है कि वहाँ पर पेशेंट डेटा की सेफ्टी की भी बहुत हद तक ज़रूरत होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि चाहे कोई भी डिवाइस कोई भी मेडिकल टेक्नोलॉजी उसमें कितना भी सक्सेस आपको मिले अगर उसका सेफ्टी ना हो तो वो किसी मतलब का नहीं होता है तो इसलिए सबसे पहला हम उस डिवाइस का उस टेक्नोलॉजी की सेफ्टी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं जिसकी रेगुलेशन जरूरत है और उसके ऊपर और फिर इथिकल्स जो कंसर्न्स आ जाते हैं कि हम स्टेम सेल्स को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं उन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। तो सर क्या हम ये बात कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है वो ट्रीटमेंट बेस्ड से बदलकर क्या सेल्फ हीलिंग बेस्ड मॉडल में पूरी तरह से तैयार हो जाएगा? ये ऐसा सवाल है कि जो हम सब लोगों के दिमाग में है, पर्टिकुलरली उन लोगों के जो इस पे काम कर रहे हैं कि हम भी ये देखना चाहेंगे कि क्या एक ऐसा टाइम आएगा कि जब हम बॉडी को सेल्फ हीलिंग पे छोड़ दें। तो हाँ, हम जो अभी ट्रेडिशनल कन्वेंशनल अप्रोचेस है कि हम उनको बिल्कुल नहीं, टेक्नोलॉजी बिल्कुल उनको रिप्लेस नहीं कर पाएगी बट उसके साथ इंटीग्रेट करके उनको भी एफिशिएंट बना के हम उस दिशा में हेल्थ केयर को काफी इफेक्टिव और सेफ बनाने की कोशिश है। और ये आम आदमी की अगर हम बात करें तो ये कब तक ये टेक्नोलॉजी पहुंचेगी? ये सारी टेक्नोलॉजी इस वक्त तक की रेगुलेटरी फेज है कि करीब 1 से 2 साल के दरमियान है कि ये क्लिनिकल ट्रायल में आने की सब टेक्नोलॉजीज का है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने काफ़ी सारी जानकारी यहाँ पर हमारे साथ रतिका जी साझा की, हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को यहाँ पर मिली। तो प्रोफेसर अशोक कुमार जी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग, IIT कानपुर, सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।